की शुरुआत करने की मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को कुछ देर पहले आप लोगों ने फिजिक्स की कक्षा होगी और संभवतः इलेक्ट्रिसिटी का अध्याय चला होगा। साथ में जब मैं समीक्षा करूंगा आपके पाठ्यक्रम की तो उस ध्यान रखिए कि लोग इसी क्रम में पहले हिस्ट्री को देखेंगे और फिर साथ में बिहार विशेष जिसमें बीज उद्योग भाग है का प्रयास। जैसा कि आप लोग जानते हैं और फिर करेंट के विषय में भी परिचर्चा होगी और रोज मैं आप लोगों को कुछ टास्क भी देता हूं, रिवीजन फैक्ट्स भी पूछता हूं। करीब में पहले मैं रिवीजन फैक्ट की परिचर्चा कर दूं और उसके बाद हम लोग मध्यकाल के सैयद और लोधी वंश को देखते हुए पूरे दिल्ली सल्तनत को समाप्त करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि उसके बाद लोग आगे तो बिहार विशेष मैंने कहा कि रिवीजन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट एक है, चूंकि कक्षा की फाउंडेशन नहीं है, क्रैश कोर्स है। आप कितनी तैयारी करते हैं या पूर्व में आपने कितना पढ़ा, कितना याद रखा, उससे संबंधित है। और इसी कड़ी में आज मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले फैक्ट को। याद रखिए, पहला फैक्ट है विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, विश्व का सबसे बड़ा पहला रिवीजन फैक्ट है ये। और रिवीजन फैक्ट में उत्तर आपको यहीं पे देना है। 5-7-10 मिनट में हम 10-15 क्वेश्चन आपसे पूछ। विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, रामायण मंदिर कहाँ बनाया गया? ये इसी साल तैयार हुआ। ध्यान रखिएगा, बिहार ईस्ट चंपारण। बहुत बढ़िया, पूर्वी चंपारण इसका सही आंसर है, ध्यान में रखिए। दूसरा है कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है और जिसका निर्माण किसने किया? विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है और किसने बनाया? थोड़ा सा दीजिए। बहुत बढ़िया, चंदन जी का आंसर आया है, नारायण जी ने भेजा है, बहुत अच्छा, वेरी गुड। अलका जी ने भेजा है और उसका नाम है केसरिया। याद रखिएगा, केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। और बनाया था किसने? बनाया किसने? बनाया, जल्दी बोलिए, बनाया किसने? केसरिया में है, केसरिया में है। ये आपका पूर्वी चंपारण, ये आपका केसरिया चंपारण में ही है। बनाया इसको अशोक ने बनाया, अशोक ने बनाया। याद रखिएगा कि जो स्तूप बनाने की परंपरा है वो अशोक मौर्यकालीन कड़ी में ही शुरू हुआ व्यापक रूप से। महत्वपूर्ण मौर्यकालीन कला की विशेषता भी, हालांकि विशिष्ट कलात्मक नमूने जो है वह स्तंभ है जो एक पत्थर को काट के बनाए जाते हैं। अभी जाता है कि 84,000 स्तंभ। और प्राचीन काल में जब केसरिया की बात होती तो लिच्छवी गणराज्य के अंदर था और फिर में मौर्यों ने इस पर प्रत्येक शासन स्थापित किया। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 3, बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बिहार दिवस क्वेश्चन कई बार पूछा भी हुआ है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और याद होगा कि बिहार का गठन काल प्रेसिडेंसी से 1912 ईस्वी में किया गया था, यह भी ध्यान में होगा आप। तो ऐसे तथ्यों पर विशेष नजर रखें। 22 मार्च 1912 को ही बिहार को बंगाल से अलग। नेक्स्ट, आपकी परीक्षा के दृष्टि
महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है। नीति आयोग के एक्सपोर्ट इंडेक्स में निर्यात सूचकांक में बिहार का स्थान कौन सा है? नीति आयोग के निर्यात सूचकांक में जारी किया गया, उसमें बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान क्या है? बिहार का स्थान क्या है? कौन बताएंगे? 22 में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्योंकि ऐसे तथ्य आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। और क्वेश्चंस आपके लिए रखा गया है। कर्पूरी ठाकुर को तो जरूर याद रखिए, पूर्व में इसकी जानकारी दी जा चुकी है। इसलिए देश का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर का क्या नाम है और कहाँ बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा, हाँ, बापू स्मारक केंद्र पटना में बनाया गया है। विश्व का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर है, सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र है, विश्व का नहीं भारत का। पिछले साल ही इसका उद्घाटन हुआ था। पिछले साल ही बीपीएससी में पूछने की संभावना थी और कई परीक्षा में पूछे भी गए। बात को भी ध्यान में रखिएगा, परीक्षा के दृष्टि काफी मायने है। नेक्स्ट, कम टू जीरो शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? कम संघ राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में कहाँ किया गया? पटना में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर लिख लेंगे श्रम संघ शिखर सम्मेलन 20, श्रम 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में पटना में। नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? और पिछले साल क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक पटना में हुई थी। तो पहले यह बताइए कि क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? की अध्यक्षता कौन करते हैं? होम मिनिस्टर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। होम मिनिस्टर के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा 2024 का, हालांकि 2024 का साहित्य अकेडमी मैथिली में किसको मिला? साहित्य अकेडमी मैथिली में किसको मिला है? रिवीजन फैक्ट्स है मैथिली में, जल्दी बताइएगा, जल्दी। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023-2024 में मिला बासुकीनाथ झा को मिला। बहुत बढ़िया, बासुकीनाथ झा को लिख देंगे। साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2023 मैथिली में बासुकीनाथ झा को दिया गया। अभी पढ़ा नहीं रहे हैं, अभी स्टार्टर है ये। स्टार्टर में रिवीजन फैक्ट हम आपको देते हैं, और कल जैसे मैंने दिया था कुछ संभावित, और मुझे बड़ी खुशी है कि 5-6 लोगों ने दृढ़तापूर्वक उसे लिख करके भेजा। ठीक है, और इस कारण से मैं आपकी प्रशंसा करूंगा। ताकि भेजना तो सबको चाहिए था, या सब कम से कम मुझे ये भी मैसेज देते कि सर मैंने बना लिया। भेजे ना भेजे, जब एक बार मैं भेज दिया आपके ग्रुप में, किसी ने अच्छा बनाया, चंदन जी ने बहुत अच्छा बनाया, हालांकि और भी उसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन फिर भी आपने जो बनाया, रिंकी झा को 2024 में दिया, 2023 में बासुकीनाथ झा को, बहुत अच्छा। तो चंदन जी ने बहुत अच्छा से ऑर्नामेंटल ढंग से बनाया, रोशन जी ने उसको टाइप करके भी दिया। मतलब हर स्तर पे आपको मटेरियल्स भेजे गए। उसके बाद कुछ अपना भी, ऐसा नहीं कि उसी चीज को आप उतार के भेज दें, कुछ अपना भी दिमाग लगा देना चाहिए। अब रोशन जी लिखते हैं कि रामसर संधि भारत का पहला कहाँ, रामसर स्थल, तो आप उसमें यदि विश्व का लिख देते, बिहार का लिख देते पहला, तो थोड़ा सा डिस्टिंक्ट हो जाता। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं उसी चीज को उतार के भेज, नहीं, थोड़ा सा आप तो अपने स्तर से भी सोचिए। ठीक है कि नहीं? तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन जो रिवीजन है वो आप कर पाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखा कीजिए।
ये नहीं कि कल कोई भेजेगा और मैं उसे देख लूंगा तो ये अच्छा है कि नहीं। 2023 में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार 2023 में किसे दिया गया? सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, बताइए जल्दी से कोई। प्रणाम तो एक ही बार हो गया, गरिमा सबको इकट्ठे आशीर्वाद। अरे भाई नहीं नारायण जी, तो सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी की पुरस्कार मैं कह रहा हूँ बरौनी रिफाइनरी को दिया गया है, लिख दीजिए भी। 2023 में सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ रिफाइनरी का पुरस्कार बरौनी को दिया गया। एक आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा, क्या, और वह यह है वीवर्स ऑफ होप, एक इंपॉर्टेंट किताब है, डॉक्यूमेंट्री है। वीवर्स, वीवर्स ऑफ होप, वीवर्स वीवर्स ऑफ होप, ऑफ होप डॉक्यूमेंट्री है। और सबसे अच्छी बात है डॉक्यूमेंट्री के विषय में मैं बता दूं कि बिहार के पृष्ठभूमि में है, बिहार के किसी मोहल्ले का, पटना के किसी मोहल्ले का बुनकरों के जीवन पे आधारित यह डॉक्यूमेंट्री बनाया गया है। और यह डॉक्यूमेंट्री जो बनाई गई है इसमें ये हाल में क्यों चर्चित रहा है, ये हाल में क्यों चर्चित रहा है? ये हाल में चर्चित रहे हैं कि इसको यूनेस्को पुरस्कार मिला है। प्रभात जी ने सही भेजा है, तो इस कक्षा में एक्टिव मोड में रहिए, यूनेस्को पुरस्कार इसको मिला है। और ये यूनेस्को प्राइज आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। और मैंने कहा कि दिसंबर 2023 में ये नॉमिनेट हुआ था ये पुरस्कार, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और मैंने कहा भी है कि पिछले साल आपकी परीक्षा सितंबर के महीने में हुई थी, स्वाभाविक है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के भी छोटे छोटे तथ्य लेकिन महत्वपूर्ण पर भी आपको नजर रखना है, ऐसा नहीं कि उसको भूल जाना है, नहीं। ऐसे छोटे छोटे तथ्यों की कड़ी में बार तो लगभग मुझे लगता है कि पहला बिहार का जो पहला खेल एकेडमी है तो एस्टेब्लिश्ड जहाँ किया गया वो पूछेगा ही, तो बिहार का पहला खेल एकेडमी कहाँ बनाया गया? राजगीर में बनाया गया। फिर लिख लीजिए बिहार का पहला खेल एकेडमी राजगीर में बनाया गया, राजगीर में बनाया गया। बिहार का पहला खेल एकेडमी राजगीर में बनाया गया। ठीक है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और बिहार की सबसे बड़ी परियोजना का क्या, सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? बिहार की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का क्या नाम है? कास्ट करते हैं। अभी वर्तमान में गंडक परियोजना सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है कि नहीं? सोन, गंडक, सोन नहीं दिया है तो गंडक भी दे सकते हैं, सोन तो काफी पुराना है। ककोला जलप्रपात और दुर्गावती जलप्रपात क्रमशः कहाँ है? ककोला जलप्रपात अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए थे, नवादा में है। और दुर्गावती जलप्रपात, और दुर्गावती जलप्रपात भोजपुर में नहीं है, कैमूर में। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर में। और बिहार में कौन से वनस्पति पाए जाते हैं? वनस्पति का प्रकार क्या है बिहार में? बिहार में वनस्पति का प्रकार बताइए। बिहार में वनस्पति का प्रकार पर्णपाती है, पर्णपाती। भी लिख दीजिए, बिहार में वनस्पति के प्रकार पर्णपाती है। लास्ट में है कोठी, धरनी, धोबिया, कर्मा, कठघोरबा, सब क्या है? कठघोरबा, करनी, धोबिया, कर्मा, ये सब क्या है? डांस है। वेरी गुड।
इसी में एक दे देते झिझिया तो पकड़ लेते। ये सब लोक नृत्य है बिहार का, ठीक है। लोक नृत्य मतलब फोक डांस है, ध्यान रखिएगा। झिझिया, कर्मा, कठघोरवा, ठीक है। इस क्रम में धोबिया और को झरनी, तो याद रखिएगा ये सब लोक नृत्य है। तो मैं अब अपनी वाणी को आराम दूं, अब सब लोग एक्टिव मोड में आ गए हैं। फिजिक्स के बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स भी हो गए, और अब हम मूल इतिहास तो चलिए आपकी चल रही है तो उसको मैं देखूंगा। और मैंने कहा कि आज इतिहास के मध्यकालीन का दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके बिहार और दिल्ली सल्तनत भी देखूंगा। दिल्ली सल्तनत में बिहार कहाँ था, है कि नहीं। दिल्ली सल्तनत में बिहार को देखने के बाद और फिर आपका बिहार विशेष देखेंगे। और कल का जो क्वेश्चंस था, कल जो मैंने भेजा था रामसर स्थल पहला इन्वायरमेंट का भेजा था, उसको भी हम मैं एक्सप्लेन करूंगा आप ही के पीपीटी पर। तो आपने जिस पॉइंट को छोड़ दिया है, कौशन जी सोचते होंगे कि हमसे सर मेहनत करवा रहे हैं। सर मेहनत नहीं कर रहे, ऐसी बात नहीं। आप तो जानते हैं मैं अपने विद्यार्थियों से कहीं ज़्यादा मेहनत करता हूँ, और कोई भी भेजता है तो मैं एक एक चीज़ देख लेता हूँ, एक एक चीज़ मैं समझ जाता हूँ कि कौन से फैक्ट इसमें हैपनिंग हो गई, टूट गई। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसको मैं स्वयं के स्तर पे ही देखूंगा, जैसे रामसर स्थल है या कि नहीं, जैव विविधता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, अब मान लिया एसिड रेन है, उसमें बहुत सुधार की जरूरत नहीं, ठीक है कि नहीं। तो जिसमें सुधार की जरूरत नहीं है उसमें देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसमें सुधार की जरूरत है तो मैं आप ही के पीपीटी से मैंने उसको बना दिया है, और उसमें जो जोड़ूंगा वो आप स्वयं देखेंगे कि कौन कौन से चीज़ जोड़े जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। तो आशा है कि इस तरह से, चूंकि एनवायरनमेंट के दो भाग में एनवायरनमेंट को भेजा था, हालांकि अभी आध भाग और डालूंगा, लेकिन आप पहले उतना अपने आप को तैयार कर लें एनवायरनमेंट में। हालांकि उसमें कई ज्योग्राफी भी है, जैसे नेशनल सेंचुरी, टाइगर रिजर्व है, वो ज्योग्राफी भी है और वो आपके सेंचुरी भी है, ठीक है कि नहीं। वन्य जीव अभियान है, वो पर्यावरण में ही पढ़ सकते हैं, और पर्यावरण के अलावा आप ज्योग्राफी में ही पढ़ते हैं। लेकिन इस कक्षा में तो आप कहीं भी पढ़ लीजिए, पढ़ने से मतलब है, ठीक है कि नहीं। आप और साथ में रिवीजन भी हो जाती है आपकी, तो थोड़ा सा आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा। ये तो बड़ी खुशी हुई कि फर्स्ट सबसे पहले किसी ने हमको भेजा, ठीक है कि नहीं। मैं कहा कि देखो सुबह आंखें खुली है और आपके 10 पन्ने के नोट, ये उसके मेहनत और लगनशीलता, ये लगनशीलता का परिचय है कि आप गुरु जी की बातों को, मास्टर साहब की बातों को कितनी गंभीरता से आपने लिया, और उसको अपने स्तर से जितना आपका, बहुत अच्छा भी लिखे, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखे, सब बिंदु को आपने उन सबसे पहले उन तथ्यों को समझा। सुमित जी ने भी लिखा है, तथ्यों को समझा, लेकिन मैंने लिखा कि थोड़ा प्रेजेंटेशन बेहतर कीजिए, जैसे चंदन जी ने किया, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। कोई भी चीज़ लिखिए तो पॉइंट करके लिखिए, ठीक है कि नहीं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, तो यहाँ पे टॉपिक लिख दीजिए जो टॉपिक मैंने दिया, ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगना चाहिए, या आप उसको रोड माइंड मैप में इसको एक में भी कर सकते हैं, चतुर्भुजाकार बना के भी कर सकते हैं। 4 फैक्ट है, 4 तरह से, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है कि नहीं। तो जब कॉपी में बनाते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन जब आप उस पर वॉइस टाइप करते हैं तो उस पर आप नहीं बना सकते। लेकिन जब कॉपी बनाइएगा तो इसी तरह से बना लीजिएगा, जिसको आप रिवीजन भी करते रहिएगा। तो हम आरंभ करना चाहेंगे अब अपने मूल बिंदु से, और मेरा मूल बिंदु है सैयद वंश। सैयद वंश, चलिए कक्षा की आगाज करने की मैं घोषणा करता हूँ। हम लोग दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश में है, छोटा छोटा वंश है दो, इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्ट्रीम लाइन में कर देने की जरूरत है। कल ही मैंने बताया था कि सैयद वंश जो 1414 से लेकर 1451 तक था, और तैमूर के प्रतिनिधि, तैमूर का बेटा शाहरुख का प्रतिनिधि था हिज्र खान, जिसने इस वंश की नींव डाली थी। हालांकि इस वंश में 4-5 शासक हुए, लेकिन सबसे पहले हम खिजिर खां को ही याद रखने का प्रयास करते हैं। लिखिएगा, तुगलक के बाद गद्दी पर, कल की कक्षा से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तुगलक के बाद गद्दी पर, तुगलक के बाद गद्दी पर सैयद वंश शासन स्थापित हुई।
सैयद वंश की शासन स्थापित हुई। सैयद वंश की शासन स्थापित हुई। सैयद वंश की शासन स्थापित हुई, इसकी जो 1414 से लेकर 1414 से लेकर 1451 तक था। 1414 से लेकर 1451 तक था। इस वंश के संस्थापक, पॉइंट करके लिखिए, इस वंश के संस्थापक खिज्र खां था। इस वंश का संस्थापक खिज्र खां था, जो तैमूर लंका सेनापति था। तैमूर लंका सेनापति था। तैमूर लंका सेनापति था। कल मैंने आपको बताया भी था कि तैमूर लंग 1398 में नसरुद्दीन महमूद अंतिम तुगलक शासक के समय में हमला बोला था, आक्रमण किया था, और मैंने इस बात की जानकारी दी थी। ये तैमूर लंग का सेनापति भी था, और तैमूर लंग जब वापस भारत से गया तो मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर इन सब के प्रशासक के रूप में उसकी नियुक्ति किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, तैमूर लंग आज से लौटते समय खिजिर खां को मुल्तान, लाहौर एवं दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसने सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह नहीं ली, लेकिन रैयत आला की उपाधि ली थी। लिखेंगे, अति महत्वपूर्ण है कि ऐबक की तरह उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है कि खिजिर खां ने ऐबक की तरह सुल्तान की उपाधि नहीं ली। लेकिन रैयत आला की उपाधि ली। देखिए, रिश्ता के अनुसार ध्यान में रखें, खिजिर खां ने स्वयं को पैगंबर का वंशज या मोहम्मद साहब का वंशज माना। खिजिर खां ने स्वयं को मोहम्मद शाह का वंशज माना। ठीक है, मोहम्मद साहब का वंशज माना। ये ध्यान में रखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से ये काफी महत्वपूर्ण है, याद करके रखना है। खिजिर खां के बाद, ठीक है, रैयत आला, मेन फैक्ट यही है, और इसी को आप याद रखिए। और तैमूर का प्रतिनिधि पैगंबर के वंशज से जोड़ा। इस 2-3 तथ्य को याद करके रख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत, इसी क्रम में हम लोग शाह आलम को देखने का प्रयास करें। और शाह आलम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट शासक है, लिखेंगे आगे ध्यान में। नेक्स्ट शासक ऐसे लिख लो, पहले रुको, खिजिर खां के बाद मुबारक शाह गद्दी पे बैठा। खां के बाद मुबारक शाह गद्दी पे बैठा, उसने शाह की उपाधि लिया। कल बताया था मैंने, ये किताब थी तारीख मुबारक शाही, याद आया होगा, कई बार परीक्षा में पूछा भी हुआ है। उस किताब के लेखक थे, कौन बताएगा? किताब के लेखक कौन थे? उस किताब के लेखक थे याहिया बिन सरहिंदी।
देखिएगा अति महत्वपूर्ण है कि याहिया याहिया बिन सरहिंदी की लिखित, याहिया बिन सरहिंदी की लिखित, याहिया बिन सरहिंदी की लिखित, याहिया बिन सरहिंदी की लिखित तारीख मुबारक शाही, तारीख मुबारक शाही सैयद वंश के इतिहास को जानने का, सैयद वंश के इतिहास को जानने का, सैयद वंश के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। लास्ट इसने दिल्ली के निकट मुबारकबाद की, दिल्ली या यमुना के निकट, दिल्ली या यमुना के निकट मुबारकबाद की, मुबारकबाद की, मुबारकबाद की, उसके बाद आया मुबारक के बाद शाह आलम, ठीक है। इसके बाद मोहम्मद शाह के बाद, मोहम्मद शाह के बाद, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा, मोहम्मद शाह गद्दी पे बैठा और इसके समय महमूद खिलजी ने, और इसके समय महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, आक्रमण किया। याद रखें इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। याद रखें कि इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था, अलाउद्दीन आलम शाह था। इसे बहलोल लोदी ने अपदस्थ करके, हटा करके, बहलोल लोदी ने अपदस्थ करके, बहलोल लोदी ने अपदस्थ करके, अपदस्थ करके, अपदस्थ करके लोदी वंश की नींव रखी, लोदी वंश की, लोदी वंश की नींव रखी। बस ये सैयद वंश के बाद दो ही शासक सैयद वंश में याद रह जाए, एक खिजिर, एक मुबारक शाह, और लास्ट का तो अंतिम शासक है, तो ध्यान रखना। इस तरह से आपने सैयद वंश के इतिहास को जाना, और सैयद वंश के इतिहास को जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, और वह है क्या, और वह है तारीख मुबारक शाही, जो याहिया बिन सरहिंदी ने लिखा था। उसे आप याद करके रखना चाहेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलिएगा, नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा लोदी वंश, लोदी वंश, लोदी वंश। संस्थापक बहलोल लोदी थे, जिन्होंने, संस्थापक बहलोल लोदी थे जिन्होंने अफगान राज्य की नींव रखी, पहला अफगान राज्य की नींव रखी। यदि पूछेगा कि पहला अफगान राज्य की नींव रखने का श्रेय किसको जाता है, तो बहलोल लोदी को जाता है। और उसने बहलोली नामक सिक्का चलाया, और उसने बहलोली नामक सिक्का चलाया, और उसने बहलोली नामक सिक्का चलाया एवं राजत्व में समानता की नीति का परिचय दिया, राजत्व में समानता की नीति का परिचय दिया,
समानता की नीति का परिचय दिया और उसकी सबसे बड़ी सफलता थी नेक्स्ट पॉइंट में सबसे बड़ी सफलता थी जौनपुर को दिल्ली में मिलाया। जौनपुर को दिल्ली में मिलाया जो पूर्व का सिराज था, जौनपुर को दिल्ली में मिलाया जो पूर्व का सिराज था, ठीक है, पूर्व का सिराज था, ध्यान रखिए। तो इसे 3 कारणों से बहलोल लोदी को याद रखते हैं। 1, लोदी वंश के संस्थापक थे। 2, बहलोल नामक सिक्का चलाया। 3, और सबसे महत्वपूर्ण, जौनपुर को दिल्ली साम्राज्य में मिलाया। जौनपुर क्यों याद रखा जाता है? क्योंकि पूर्व का सिराज था, ठीक है। और प्रांतीय राजधानी को नोट में लिख दीजिए, प्रांतीय वंश को दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय वंश को नोट, दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय वंश को एनसीईआरटी से पढ़ के ही आज सोइएगा, लिख दीजिए। रोशन जी लिख नहीं रहे हैं, आप देख लिए। दिल्ली सल्तनत के प्रांतीय वंश को पढ़ करके एनसीईआरटी से पढ़ के ही सोना है, और पहले नोट्स में पढ़ाए हुए हैं, पढ़ के ही सोना है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन वहां से आने की संभावना रहती है। अन्य प्रांतीय राज्यों में हम विजयनगर तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन बहमनी आप पढ़िएगा, जौनपुर आप पढ़िएगा, बंगाल आप पढ़िएगा, मेवाड़ आप पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं। तो जो कश्मीर आप पढ़िएगा तो वो एनसीईआरटी से ज्यादा कभी भी नहीं पूछा। यूपीएससी भी, पीसीएस की तो बात ही छोड़े, यूपीएससी भी जब भी कश्मीर पूछेगा तो जैनुल अब्दीन ही पूछेगा, जैन लंका ही पूछेगा, कश्मीर का अकबर ही पूछेगा, उसकी धार्मिक सहिष्णुता की नीति ही पूछेगा, ठीक है। अनुवाद विभाग की स्थापना के वही पूछेगा। तो उससे ज्यादा कुछ नहीं। इंजीनियरिंग का सबसे नमूना जैन लंका वही पूछेगा, ठीक है कि नहीं। तो इन बातों को ध्यान में रखिए। वो कश्मीर था जैनुल अब्दीन का, और अभी का जो कश्मीर है इसमें लोग कहते हैं कि हमें डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें अपनी जमहूरियत की जो मेरे सपने थे उसको साकार करना है। भाई जमहूरियत का सपना आखिर बताइए ना कि क्या था, ठीक है कि नहीं। विकास नहीं चाहिए तो चाहिए क्या? आपके सपने यदि भारत से अलग की होने की है तो भारत में तो ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। भारत या इंडिया राज्यों का संघ है, अनुच्छेद 1, किसी को भी अलग होने का अधिकार प्रदान नहीं। हम किसी समझौते के तहत संघ नहीं बनाए, ठीक है कि नहीं। खैर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदु है, मूल बिंदु पे आ जाइए। मूल बिंदु यह है कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि बहलोल लोदी के कॉन्टेक्स्ट में इतने सारे कंटेंट को आपको याद करके रखना है, ठीक। इसी कड़ी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो सिकंदर लोदी है, और सिकंदर लोदी के विषय में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो क्या है? आगरा को राजधानी बनाया। राजपूतों पे नियंत्रण करने के लिए उसने आगरा को नियंत्रित किया, आगरा को राजधानी बनाया। उसके द्वारा जो रिफॉर्म्स किए गए, वो रिफॉर्म्स क्या था? वो रिफॉर्म्स था भूमि की माप करा, ठीक है कि नहीं। वो बहुत इंपॉर्टेंट था। गजे सिकंदरी, जो आज भी गज, हमारे ग्रामीण समाज में आज भी गज, कपड़ा के लिए गज शब्द का ही प्रयोग। उसके उनके समय में क्या था तो याद करते हैं कि कुछ तुष्टिकरण की नीति, एफएसटी की, क्योंकि स्त्रियों को मजार पे जाने से मना कर दिया। उसके समय में कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां भी हुई। संस्कृत में जो आयुर्वेद की ग्रंथ थी, फारसी में उसको अनुवाद किया, फरंगे सिकंदरी के नाम से अनुवादित किया। इन सब कारणों से हम सिकंदर लोदी को याद रखते हैं। तो सिकंदर लोदी को याद, गुलरुखी नाम से कविता लिखा। तो ये जो 4-5 फैक्ट था उसके कारण, वही 4-5 फैक्ट घुमा फिरा करके आपको देता रहता है, ठीक है कि नहीं। और मैंने आपको कहा है कि कक्षा करने के बाद या अपने स्तर से भी जो प्रश्न बैंक हैं कमीशन के, सबसे अच्छा घटना चक्र का कलेक्शन है, उसको इतिहास का हो कि ज्योग्राफी का हो, 1 बार 2 बार 3 बार जरूर बना लीजिए, ठीक है कि नहीं। सभी प्रश्नों को बना के रखिएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, ठीक है कि नहीं। क्वेश्चन से हाँ, अनाज पर से कर हटाया, ये भी है इंपॉर्टेंट बिंदु, ठीक है कि नहीं। भी लिखाया नहीं हूँ, लिखवाऊंगा तो अभी आएगा प्रकाश में।
तो ये जो लज्जते, हाँ बिल्कुल, लज्जते सिकंदर शाही का संबंध जो गणित से, अब ये सारी चीजों को मैं एक एक करके आपके समक्ष रखना चाहूंगा। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं बहलोल लोदी का सिकंदर। लिखिए, बहलोल के बाद गद्दी पे सिकंदर लोदी बैठे और उन्होंने अपनी राजधानी आगरा बनाया। और उन्होंने अपनी राजधानी 1504 में 1506 में आगरा बनाया, लेकिन राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया, राजपूतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उन्होंने ऐसा कदम, ऐसा कदम मतलब आगरा को राजधानी बनाया। 1504 में आगरा को एस्टेब्लिश किया। 1504 में उन्होंने 1504 में उन्होंने आगरा नगर की स्थापना की। का मूल नाम निजाम खान, का मूल नाम निजाम खान। आगरे में उन्होंने बादलगढ़ का किला बनाया। आगरा में उन्होंने बादलगढ़ का किला बनाया। बादलगढ़ का किला बनाया। बादलगढ़ का किला बनाया। फोटो नहीं डाला, डाल देते। अब फोटो वोटो डाल देने से थोड़ा सा चमकदार हो जाता है। ठीक है, कल गेटअप सेटअप का जमाना है। गेटअप सेटअप पे थोड़ा सा ध्यान रखो, मूल बिंदु पे आ जाइए। ठीक है, मूल बिंदु यह है तीसरा, एक इंपॉर्टेंट है, वो भी है कि भूमि की माप के लिए गजे सिकंदरी का प्रयोग। ठीक है, भूमि की माप के लिए, भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का, गज सिकंदरी का चलन किया। गज सिकंदरी का प्रचलन किया। एक गज बराबर कितना इंच होता है? गांव घर में मार्केटिंग किए हैं, एक गज बराबर 30 इंच। ठीक है कि नहीं? 22 गज बराबर शायद 1 मीटर होता है। तो मैं, मुझे याद नहीं है, अभी किसी जमाने में क्या करता था। तो चलिए आगे चलिए, सब पूछेगा नहीं, लेकिन ज्ञान की बातें हैं। एक उडवी ऑफिसर को हर चीज, अपने इतिहास, अपने भूगोल, क्यों इतिहास भूगोल पूछता है, क्यों इकोनॉमिक्स पूछता है? परीक्षा के कब जब काम करने जाएंगे तो इसका कोई महत्व नहीं है, कहीं कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन चीजों को जानना चाहिए, थोड़ी बहुत भी अप्लीकेशंस होती रहती है। ठीक है, चलिए फिलहाल तो अभी हम लोग आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट, उन्होंने गुल्लुखी नाम से कविता लिखा। गुल्लुखी नाम से कविता लिखा उन्होंने, गुल्लुखी नाम से कविता लिखी। मुसलमानों को ताजिया निकालने पे प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को मजार जाने पर। मुसलमानों को ताजिया, मुसलमानों को, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट करके, मुसलमानों को ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध लगा दिया और स्त्रियों को मजार जाने पर। एक मस्जिद भी बनाया था, कोई बताएंगे मस्जिद का क्या नाम था? मोट, वेरी गुड प्रभात जी, ठीक है। सिकंदर के वजीर ने मोट मस्जिद भी बनाया। यदि सिकंदर पूछेगा तो ठीक है, वजीर पूछा, वजीर का नाम था मियाँ भुज्जा। हाँ, मियाँ, मियाँ भुज भुज भोया। ठीक है, मियाँ भुआ, मियाँ भुआ, मियाँ भुआ, भुज्जा भुआ भिया, जो लिखिए। वजीर का नाम था मियाँ भुआ, जिसने मोट मस्जिद बनाया। ठीक है, इसके अलावा क्या किया? इसके अलावा महत्वपूर्ण तथ्यों में सिकंदर लोदी ने संगीत पे आधारित फारसी भाषा की एक किताब लिखेंगे। के समय में, के समय में, के समय में संगीत का
पुस्तक का अनुवादित पुस्तक लज्जते सिकंदरी, लज्जते सिकंदरी फारसी में लिखा। और आपकी जानकारी में दे दूं, पूरे विश्व में फारसी में म्यूजिक पे लिखने वाला ये पहला किताब था। पूरे विश्व में फारसी में लिखित ये फर्स्ट बुक पुस्तक थी। तो ये भी लिख देंगे, पहले तो ये लिख दिए ना, लज्जते सिकंदरी फारसी संगीत, फारसी संगीत। अब लिखिए, पूरे विश्व में, पूरे विश्व में फारसी पे, पूरे विश्व में फारसी पे लिखने वाला, फारसी पे लिखने वाला यह प्रथम पुस्तक था। फारसी पे लिखने वाला यह प्रथम पुस्तक, जबकि आयुर्वेद पर आधारित फरंगे सिकंदरी लिखा। जबकि आयुर्वेद पे आधारित, आयुर्वेद या औषधि शास्त्र पे आधारित फारसी में ही था, फरंगे सिकंदरी लिखा। दोनों किताब याद करके रखिएगा, दोनों कमीशन ओरिएंटेड बुक है। ये दोनों किताब याद करके रखिएगा, फरंगे सिकंदरी और लज्जते सिकंदरी, फरंगे सिकंदरी और लज्जते सिकंदरी को याद करके आप रखें। दूसरा, एक और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था, नाजकर, ठीक है, ध्यान में रखें, वो पहला सुल्तान था जिस नाज पर से कर को हटाया, नाज पर से चुंगी कर को हटाया, कर पर से हटाया, और न ही उसने कोई खुम्स लिया, नहीं उसने कोई खुम्स लिया, बड़ी बात थी, नहीं उसने कोई खुम्स लिया, नहीं उसने कोई खुम्स लिया। ठीक है, आज से चुंगी कर हटाया, चुंगी शुल्क युद्ध में मिलता था, युद्ध भूमि में जो राज्य का हिस्सा होता था वो भी नहीं लिया, ठीक नहीं, वो सब दे दिया किसको, सैनिकों को। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी उसके शासनकाल में। सिकंदर लोदी के बाद, सिकंदर लोदी के बाद गद्दी पे इब्राहिम लोदी बैठा 1517 में, और उसके इतिहास का के संबंध में इतिहास एक बात को याद रखने को विवश, वो है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो बाबर के साथ उसने लड़ा और उसकी पराजय, लोदी वंश का अंत। यही तो इब्राहिम लोदी में याद रखना है, लिखेंगे अंतिम लोदी शासक, अंतिम लोदी शासक सिकंदर, सॉरी इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी, हाँ। इसे दो कारणों से याद रखते हैं, इसे दो कारणों से याद रखते हैं। पहला, 1518 में घटौली का युद्ध जो राणा सांगा के साथ हुआ, पहला 1518 में घटौली का युद्ध, याद होगा शायद कुछ लोगों को, जिन्होंने रिवीजन किया होगा थोड़ी याद रखे होंगे। घटौली का युद्ध याद है ना, घटौली का युद्ध 1526, सॉरी 1518, राणा सांगा मेवाड़ के साथ। हाँ, दूसरा कड़ी में देखेंगे, इस कड़ी में दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा, कड़ी में दौलत खान लोदी जो पंजाब का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खां के निमंत्रण पर, आलम खां के निमंत्रण पर तैमूर बंसी, तैमूर बंसी बाबर को, तैमूर बंसी बाबर को, तैमूर बंसी बाबर को भारत आने का, भारत आने का निमंत्रण दिया। क्रम में और इसी कड़ी में
पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने उसे पराजित किया और युद्ध क्षेत्र में इब्राहिम लोदी मारा गया। चंदन जी लिखते हैं कि पहला सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था, युद्ध स्थल में मारा गया। लिख दीजिए कि भी इंटेलेक्चुअल ईगो की सेटिस्फैक्शन हो जानी चाहिए। लिख दीजिए पानीपत के युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। वो पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया, पहला शासक था जो युद्ध में मारा गया। पानीपत का युद्ध भारत के लिए युगांतकारी था, भारत के लिए युगांतकारी था, क्योंकि एक नए वंश मुगल वंश की नींव रखी, क्योंकि एक नए वंश मुगल वंश की नींव रखी गई, क्योंकि एक नए वंश मुगल वंश की गई, क्योंकि एक नए वंश मुगल वंश की युगांतकारी था। इन्हीं शब्दों के साथ हमारा सल्तनत समाप्त होगी। सल्तनत के बाद प्रांतीय शासक है, सीआरटी से पढ़ेंगे, मैं रिवीजन सिर्फ करा दूंगा बिना लिखाए हुए, चुपचाप ध्यान करके आपको रख लेना है। पर मैं फर्स्ट लाइन रीडिंग मारता हूं और जो उसको पचा लिया सो पचा लिया, जो नहीं पचाया सो नहीं पचाया, क्योंकि आपके भी जानकारी में है नंबर को परीक्षा होगी और आप खुद देख रहे हैं कि इतिहास जैसे बड़े विषय को मैं पुनरावृत्ति दे रहा हूँ, ठीक है। या विज्ञान में भी जो पढ़ा रहा हूँ पूरी की पूरी लगभग संपूर्ण चैप्टर रात दो आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप पढ़ लीजिए, आपको केवल टेक्चुअल रूप से हट रहे आप डिवीजन फैक्ट संभावित तथ्य कुछ आपसे काम मैं चाहता हूं कि आप करिए, नहीं कीजिएगा हंसने की बात गरिमा जी नहीं है, नाम के अनुपाचरण कीजिए कि नहीं कीजिएगा तो परीक्षा भवन में देखते हैं ना, जब अच्छा जाता है जीवन में सबसे ज्यादा खुशी उसी समय मिलता है जब परीक्षा अच्छा जाता है, परिणाम सकारात्मक आता है, ठीक है कि नहीं। और यदि किसी कारण से परीक्षा भवन में नहीं बनता है, कितना दुख होता है, कितना अपने आप को कोसते हैं। हमारे सर तो रोज कहते थे ये कर लो वो कर लो, थोड़ा और हम लोग को मेहनत करनी चाहिए, क्यों इस जंजाल में रहेंगे। अरे जब करना है, जब मैं कह दिया तो कर लेना, ठीक है कि नहीं। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। मेहनत से कभी जी मत चुराइए, हम भी सुबह से लेकर रात तक मेहनत करते हैं, ठीक है। जीवन के बिल्कुल सुरक्षित दौर में फिर भी टाइम जो दे देता हूँ लगभग वही टाइम रहता भी, 4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं तो स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश रहती है कि मैं टाइम दे दिया हूँ अपने बच्चों को तो वहां तक मैं पहुंच जाऊं। आगे चलिए, यह है प्रांतीय राज्य जौनपुर, सबसे इंपॉर्टेंट, लिखना नहीं है सुन लेना। जौनपुर की स्थापना याद करा दूं कि फिरोज शाह तुगलक के समय में हुआ था, और मल्लिक सरवर जो तुगलक में उसे पूर्व का स्वामी कहा गया था, मल्लिक उस उपाधि प्रदान किया था, इसी ने तैमूर के आक्रमण का जो व्यवस्था था उससे लाभ उठाकर ये जौनपुर में सरकी वंश की नींव रखी। इब्राहिम सरकी याद रखिएगा, इब्राहिम सरकी इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक में था, जिसने साम्राज्य का विस्तार किया। भारत का सिराज कहा गया, भारत का सिराज कहा गया, लेकिन उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे, और इसीलिए बहलोल लोदी ने जौनपुर के बहलोल लोदी सबसे बड़ी जो राजनीतिक उपलब्धि रही वह रही क्या, उसने हुसैन शाह सरकी के समय में जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन उसी कड़ी में यह काफी इंपॉर्टेंट है कि पद्मावत के रचनाकार, पद्मावत का नाम सुना होगा, मल्लिक मोहम्मद जायसी, जो अवधि के बड़े अच्छे ज्ञाता थे, वो यहीं रहते थे, जौनपुर के ही रहने वाले थे। और इब्राहिम शाह सरकी ने, जो सबसे महान शासक था सरकी वंश का, उसने एक मस्जिद का निर्माण किया था जिसका नाम था अटाला मस्जिद। तो इस अटाला मस्जिद को भी याद रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी को याद रखिएगा, पद्मावत के लेखक
मलिक मोहम्मद जायसी को याद रखिएगा, इब्राहिम शाह सरकी को आप याद रखने का प्रयास करेंगे, जो भारत का सिराज, पूर्व का सिराज इस क्षेत्र को कहा। जौनपुर की स्थापना सरकी वंश, मलिक सरवर, फिरोज शाह तुगलक। यही तो 5 तथ्य को याद रखना है। ये 5 तथ्य याद हो गया, जौनपुर आपके नियंत्रण में है, ठीक है कि नहीं। इसके बाद आइए बंगाल, इसी 5 तथ्य में आप कॉपी के ऊपर में आप यही लिख लीजिए ना, FST ऑब्लिक मलिक सरवर ऑब्लिक इब्राहिम शाह, ठीक है, ऑब्लिक पूर्व का स्वामी, के ब्रैकेट में लिख देंगे भारत का सिराज, बहलोल लोदी। बहलोल लोदी इसीलिए याद रखिए कि बहलोल लोदी ने इसको समाज में मिला लिया। पद्मावत, पद्मावत और अटाला। इब्राहिम शाह कौन बनाया? तो इब्राहिम शाह। बस इसी 5 शब्द को आप याद कर लीजिए एक लाइन में, जौनपुर कंप्लीट, ठीक है कि नहीं। जब भी पूछेगा यही 5 शब्द आपको याद रख, हाँ जानना चाहिए कि बहलोल लोदी सर क्यों लिखे सर, ठीक है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। बहलोल लोदी इसलिए लिखे, बहलोल लोदी ने जौनपुर को मिला लिया, ठीक है कि नहीं। आप अपने कॉपी में भी जौनपुर ये 5 इतना ही काफी हो गया, ठीक है। माइंड मैप भी हो गया, रोड मैप भी हो गया, जो मैप आपको करना है वो कर लीजिए, अपना नाम दे दीजिए। नेक्स्ट बंगाल, वो भी उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक टेंशन कर लिया था, उसका लाभ उठा के मुबारक शाह ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया। हालांकि इसके समय में एक बड़ा महत्वपूर्ण शासक था जिसका नाम था सिकंदर शाह, और जिसने पंडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण, देखिए अटाला मस्जिद है जौनपुर में, अदीना मस्जिद है बंगाल में। लेकिन इस वंश का बंगाल का सबसे महत्वपूर्ण शासक था अलाउद्दीन हुसैन शाह। अलाउद्दीन हुसैन था तो इसलिए महत्वपूर्ण था कि चैतन्य आंदोलन से प्रभावित भी था, ठीक है कि नहीं। कृष्ण के अवतार के रूप में भी है, कृष्ण के भक्त के रूप में भी है, और चैतन्य का समकालीन भी था। इस कारण से इतिहास इसे याद रखने को विवश है। उसने जिस मंदिर का निर्माण किया वो था छोटा सोना मंदिर मस्जिद, ठीक है। पांडुआ में अदीना मस्जिद और छोटा सोना मस्जिद, ये दोनों बंगाल में ही है, तो याद करके रखिए। इसके बाद नुसरत शाह, इसका लास्ट रूलर के करीब में नुसरत शाह, जिसने बड़ा सोना मस्जिद का निर्माण बंगाल में किया, और कदम रसूल बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोटा सोना, बड़ा सोना, अदीना मस्जिद, ये बंगाल का मस्जिद है, इसको जोर ध्यान में करके रखिए। और अंतिम शासक न भी याद करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही तो 5 बातें बंगाल में आपको याद करके रखना है कि किसके समय में इसकी स्थापना हुई। तो मुबारक शाह के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली सल्तनत का रूलर था। और क्या महत्वपूर्ण, सिकंदर शाह और अलाउद्दीन हुसैन शाह, यही 2 तो महत्वपूर्ण है। अलाउद्दीन हुसैन शाह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चैतन्य का समकालीन था, भक्ति आंदोलन से प्रभावित था, छोटा सोना मस्जिद बनाया, इस कारण से अलाउद्दीन हुसैन शाह को याद रखते हैं, ठीक नहीं। तो इस तरह से नुसरत शाह, बड़ा सोना मस्जिद के कारण तो खत्म। उसी तरह से उसमें 5 शब्द लिख लीजिएगा। तो 5 शब्द क्या हुआ उसमें? मुबारक शाह, सिकंदर शाह, अदीना मस्जिद, अलाउद्दीन हुसैन शाह, चैतन्य, सेकंड में चैतन्य, और साथ में छोटा सोना मस्जिद, उसके बाद नुसरत शाह, बड़ा सोना, खत्म। ये एक एक लाइन करके आपका बंगाल भी खत्म। एक बार एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, ठीक है कि नहीं, निश्चिंत होकर सो जाए। जब भी रिवीजन करना हो उसको रिवीजन कर लीजिए, खत्म हो गए, ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट मालवा। अब मालवा का स्वतंत्र राज्य दिलावर खान ने बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका उत्तराधिकारी में अलप खां हुसंग शाह के नाम से गद्दी पे बैठा, और उसके समय एक ही चीज था, धार से राजधानी मांडू ले गया। ये मांडू संगीत का बहुत बड़ा केंद्र था, ठीक है। अलप हुसैन शाह हुसंग शाह के समय में चला गया। अब इस वंश का अंतिम शासक था मोहम्मद शाह द्वितीय, ठीक है कि नहीं। और 1531 में गुजरात का शासक बहादुर शाह ने मांडू पे आक्रमण कर लिया, मालवा को गुजरात में मिला लिया। तो ये बहादुर शाह अपने आप में इंपॉर्टेंट है, गुजरात का शासक। जो मोहम्मद शाह का उसके समय में आक्रमण करके और गुजरात में मालवा वंश को मिला लिया। और इस वंश में मांडू को याद है, जो संगीत का बहुत बड़ा केंद्र,
ठीक है कि नहीं। बस उसी तरह से 4 शब्द। गुजरात, स्वतंत्र शासक के रूप में 1407 में जफर खां, तो जफर खां को याद कर लीजिए, ठीक है कि नहीं। और इसके वास्तविक संस्थापक के रूप में अहमद शाह था, अहमदाबाद इसी के नाम पर है, ठीक है। राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद कर दिया और हिंदुओं पे पहली बार ये जजिया लगाया। तो गुजरात में जजिया लगाने वाला ये अहमद शाह ही था, जिसने अपनी राजधानी भी अहमदाबाद बनाया। इसके मृत्यु के बाद सबसे इंपॉर्टेंट था महमूद बेगरा, बड़ा पेटू स्वभाव का था। इसने गिरनार की पहाड़ी के नीचे मुस्तफाबाद शहर बनाया, जो उसने द्वितीय राजधानी के रूप में बनाया। एक महमूदा चंपानेर के निकट भी महमूदाबाद नमक नगर बनाया। पेटू के कारण, इतिहास एनसीईआरटी पढ़िएगा तो पेटू के कारण इसको जाना गया। 1511 में मालवा को बहादुर शाह शासक बना, तो इसने भी इसे मिला लिया, बात खत्म हो गई। इसी कड़ी में आता है नेक्स्ट मेवाड़। रतन सिंह को पराजित करके अधिकार कर लिया। सिसोदिया वंश में हमीर देव ने मेवाड़ को स्वतंत्र राज्य की नींव डाली। इस वंश का सबसे बड़ा शासक था राणा कुंभा, जिसने चित्तौड़ में कृति स्तंभ की नींव डाली थी, ठीक है कि नहीं। चित्तौड़ में कृति स्तंभ की नींव डाली। और इसका एक और महत्वपूर्ण शासक था राणा सांगा। मालवा के सरदार बेदी राय की सहायता से मालवा के सुल्तान महमूद द्वितीय को बंदी बनाया था। 1527 में खनवा की लड़ाई में पराजित हो गया था। यही हमीरदेव, राणा कुंभा, राणा सांगा। राणा कुंभा चित्तौड़ स्तंभ, चित्तौड़ विजय स्तंभ। तो छोटे छोटे तथ्यों में इसको आप याद करके रख लीजिए तो काफी है। उसी तरह से कश्मीर के विषय में अभी बताई कि कश्मीर, इसका स्थापना तो शाहबुद्दीन शाह मीर ने किया, ठीक है कि नहीं। टाइटल वहाँ बहुत चर्चित टाइटल है। जैनुल अब्दीन गद्दी पे बैठा, जो कश्मीर का अकबर के रूप में जाना गया, क्योंकि जजिया हटा दिया, गोवध को बंद कर दिया, ठीक है। उसके निर्देश पे महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया गया। जैन लंका, जो सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जैन लंका, ठीक है। तो इन सब के कारण से हम कश्मीर को याद रखते हैं, विशेषकर जैनुल अब्दीन, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। पीपीटी भेज देंगे। बस यही 4-5 आपके प्रांतीय वंश हैं, इसको आप याद करके रख लीजिए तो प्रांतीय वंश का रिवीजन हो गया। और नोट में लिख ही दिए हैं कि रात में सोने से पहले इसको देख लीजिएगा। तथ्य भी आपको बता ही दिए हैं, किस तथ्य पे नजर रखना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आज दिल्ली सल्तनत राजनीतिक दृष्टि से समाप्त हो गए। अब बिहार और सल्तनत को देखेंगे। तो सल्तनत और बिहार को 2 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद पीपीटी सामने आएगा, आप इसको देखिएगा। 2 मिनट रुक जाइए, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, या बहुत प्रेशर में होंगे तो अभी जाइए, 1-2 मिनट में आ कंटिन्यू है, रेस्ट नहीं दिया।